रेरा एक रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, एक नियम है जो कि फिक्स करता है बिल्डिंग्स के रिलेटेड चीज़ों को कि कैसे हमको सेल करना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर चीज़ को कुछ भी गलत किया तो आपके पास गलत का एक रूल है कि भाई ये गलत किया तो इसके लिए ये रूल है आपके संविधान में, ठीक है। बट ऐसा कोई एक्ट नहीं था कि कोई बिल्डर फ्रॉड कर जाए और उसके बाद क्या बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं कुछ कंट्रोल करने का मेथड आपके पास हो। जैसे आज ही मैं एक जगह पे गया था, तो अब वहां पर उन्होंने रेरा का इतना ज्यादा खौफ है कि उन्होंने बोला कि मैंने बोला आपका कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि रेरा के अकॉर्डिंग तो सर हमने समय दिया है दिसंबर 2025, लेकिन हो जाएगा अगस्त में। मतलब 6 महीने का मार्जिन लेके चल रहे हैं। कहीं गलती से रेरा की तरफ से मतलब लेट हो गया तो रेरा का चढ़ाई हो जाएगा मेरे ऊपर। तो ऐसा रेरा का क्या खौफ है और क्यों खौफ है, आइए उसी खौफ के बारे में आज समझते हैं। कब लागू हुआ ये खौफ, मतलब कब ये ट्रांसपेरेंसी से काम होने लगे, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज अ बायर, ठीक है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि किसी भी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि किसी के पास थोड़ा सा पैसा आएगा तो क्या क्या खरीदेगा गाइस। देखिए हमेशा एक अच्छा जो गवर्नमेंट होता है उसका काम ये होता है आपके जेब में पैसे जाएं और सारा पैसा वो निकाल ले, ठीक है। इससे इन्फ्लुएंस रेट जो रहता है वो डाउन रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास थोड़ा सा पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर सबसे पहले मोबाइल खरीदूंगा, ठीक है। थोड़ा और पैसा आएगा तो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक अच्छी सी बाइक बहुत ड्रीम है मेरी, मैं बाइक खरीदना चाहूंगा। मैं बोलूँगा थोड़ा सा और पैसा आ जाए सर, मतलब लोगों के बीच में भौकाल दिखाना है, फिलहाल मुझे पसंद नहीं है, बट लोग क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पर अंगूठियाँ पहन लेते हैं, मैं कुछ नहीं पहनता, चैन पहन लेते हैं, मैं बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना शौक है, मेरा नहीं है। तो एक क्या होगा, तीसरा शौक क्या हो जाता है कि चैन, वो दो तोला दो तोला कौन सा मूवी का है ना, तो आपके पास ये रूल आ जाता है कि भाई मुझे ये चैन पहनना है, मुझे अंगूठी पहनना है, तरह तरह की गोल्ड का एक तरीके से शौक हो जाता है। थोड़ा और पैसा है तो क्या करोगे, मतलब थोड़े से और अमीर हुए तो क्या हुआ, तो आपके माइंड में आएगा यार बढ़िया सी कार होती तो बड़ा अच्छा रहता। और ज्यादा पैसा आया तब क्या करते हो आप, अब कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। अब वो ये मत बोलना कि सर इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पैसा आता है तो इंसान मोबाइल, थोड़ा बजट में आया तो आईफोन ओफोन तो पहुंच जाता है। कमेंट करके आप बताओ, थोड़ा सा और पैसा आ जाता है तो बाइक खरीद लेता है, थोड़ा और पैसा तो 7 तोले की चैन खरीद लेता है, थोड़ा और पैसा आता है तो कार खरीद लेता है। और जब एक साथ ढेर सारा पैसा उसके पास आ जाता है तो वो क्या खरीदता है गाइस, ठीक है। सभी लोग अपने प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, उसमें भी अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे किसी ने रियल एस्टेट बोला है, किसी ने कुछ, सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही हो, है ना। तो एवरीवन ड्रॉप द मैसेज कि आप क्या खरीदना चाहोगे, अगर आपके पास ज्यादा वाला मीन्स, ज्यादा वाला मीन्स एक, तो क्या बोलते हैं वो डायलॉग के हिसाब से एक खोखा आ जाए या उससे अधिक आ जाए एक्स्ट्रा, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आएगा सुपर कार, ठीक है। देखो अभी सबके अपने शौक है, वेरी गुड। एंड इनका है फ्लैट खरीदना चाहेंगे या प्लॉट खरीदना चाहेंगे, और लोग कमेंट करें। फ्लैट और प्लॉट दोनों डिफरेंस है, ठीक है, और भी कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ले सकता है ना, कोई क्या बोलते हैं, ठीक है, शॉप ले सकता है, यस डेफिनेटली। कोई एक सिनेमा हॉल का पूरा थिएटर बना सकता है, ठीक है। सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो भी आप करोगे वो क्या करोगे गाइस, उम्मीद यही है कि रियल एस्टेट में लेके जाओगे। इट मे बी प्लॉट, इट मे बी अपार्टमेंट, इट मे बी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जो इंडिया का इकोनॉमी है, ठीक है, उसका एक तिहाई भाग, सॉरी एक 10%, 10% जो भाग है अकेले रियल एस्टेट में मैनेज होता है, ठीक है। पूरा इकोनॉमी का हर डोमेन एक तरफ, अकेले रियल एस्टेट 10% जगह लेता है इंडियन इकोनॉमी का। जो आप तो बोलते हो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी या फिर 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग बोल रहे हैं, उसमें 10% अकेले रियल एस्टेट है। अब सोचिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री बचे हुए हैं, गोल्ड इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, बाइक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, सब एक तरफ, 10% अकेले रियल एस्टेट। तो इसमें फ्रॉड से बचने के नियम होने चाहिए ना, ठीक है। तो वही फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड
इसमें ज़्यादा हो सकता है भाई, ये बड़े बड़े काम है, इसमें ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फ्रॉड होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसमें फ्रॉड ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या नियम लाए, आइए उन नियमों को विस्तार से समझते हैं, और 30 मिनट्स में रट जाएंगे वो नियम, प्रयास यही रहेगा। अटेंशन एवरीवन, ठीक है, इस समय कोई भी ख्याली पुलाव बीच मत लाइएगा। रियल इस्टेट, ठीक है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। RERA stands for Real Estate Regulatory Authority. It is a regulatory body established under the Real Estate Regulation Development Act in 2016. Real estate stand for, sorry, RERA is stand for Real Estate Regulation Authority. It is regulatory body established under the Real Estate, या फिर बोलिए Regulation and Development Act 2000 in India, ठीक है। And the the purpose of RERA is to protect the interest of home buyers, जो किसी का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें होम बायर्स को, ठीक है, protect the interest of home buyers, promote transparency in the real estate sector, and regulate the real estate industries. The purpose of RERA is to protect the interest of the home buyers, promote transparency in the real estate sector, and regulate the real estate industries. रेरा को अगर डिटेल में करें तो डिटेल में रेरा को बोल सकते हैं कि 2016 में आया, और बहुत आसान भाषा में आप बोल सकते हैं सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। बस इतना सही बोल दिए तो भी सही है, या पीछे आप ये डिफिनेशन पूरा बोले जरूरी नहीं है। RERA stand for Real Estates Regulatory Authority. It is a regulatory body established under the Real Estate Regulation Development Act 2016 in India, ठीक है। चाहे बोलें चाहे बोल सकते हैं safeguard interest of home buyers, provide real estate sector with transparency and credibility। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो सके रियल एस्टेट में, उसके लिए 2016 में इस एक्ट को लाया गया, जिसको राज्यसभा में पास किया गया 10 मार्च 2016 को। कब? 10 मार्च 2016 को, याद रखिएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा। एंड लोकसभा में पास किया गया इसको 15 मार्च 2016 को, ठीक है। द एक्ट वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 मई 2016। ये कब से एग्जीक्यूट किया गया गाइस, मतलब प्रॉपर वे में चालू कब से हुआ ये? 1 मई 2017 में इसको प्रॉपर वे में चालू किया गया। होप समझ में आया होगा। safeguard interest of home buyers, provide real estate sector with transparency and credibility, यही डिफिनीशन है। राज्यसभा में इसको पास किया गया 10 मार्च 2016 को, एंड लोकसभा में 15 मार्च 2016 को। 1 मई 2017 को पूरी तरीके से इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, इसके रेरा के ऑब्जेक्टिव क्या थे, मोटो क्या था, ठीक है। सबसे पहला तो प्रोटेक्ट होम बायर्स, आपको बचाना, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपके साथ इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट की, ठीक है। बिल्डर लोग क्या करते थे गाइस, पैसे लेके फिर वो और लैंड खरीदने के चक्कर में पड़े हैं, शेयर मार्केट में पैसे डाल दिए हैं, अपने मन से प्रोजेक्ट आपको 2025 बोले तो 2035 में दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं। तो ये फ्रॉड को बचाने के लिए इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा, प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन भी देना, ये भी रेरा के अंडर में आ जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, जिससे कि किसी को टेंशन ना रहे कि हाँ यार क्या मेरा पैसा फंसेगा, लोन लूँ पता चला लोन अलग भर रहा हूँ और मिल भी नहीं रहा कुछ। तो डेवलपर मस्ट रजिस्टर द प्रोजेक्ट अंडर द रेरा एंड डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स रेरा के पास होना चाहिए। रेरा इसका एक सर्टिफिकेशन देगा, उस सर्टिफिकेशन को कभी भी आप कहीं जाएं प्लॉट वगैरह खरीद, सॉरी फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए,
तो आप वहां पर उनसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं रेरा का सर्टिफिकेट दिखाइए, ठीक है। वो दिखाएंगे कि सर्टिफिकेट, उस पर स्कैनर रहेगा, स्कैन करिए, सारा डिटेल उस प्रोजेक्ट का आ जाएगा, ठीक है। बायर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन रेरा वेबसाइट्स, सच है, जो स्कैनर है उससे वेबसाइट पे चले जाएंगे, सच एज प्रोजेक्ट अप्रूवल, टाइमलाइन, सब उसमें शो करेगा। रिड्यूस द फ्रॉड, ठीक है। क्या रेरा का काम है? रिड्यूस द फ्रॉड ऑल्सो। क्या क्या करता है गाइस? प्रिवेंट द बिल्डर्स फ्रॉम मिसलीडिंग बायर्स विद फॉल्स क्लेम। कोई भी गलत क्लेम करके नहीं सेल कर सकता, कि बोलता है हमें पूरा रंग दिखा दो, और जो रेरा के वेबसाइट पर ड्राइंग है समझ जाइए यही सच है, ठीक है। क्योंकि उसके अलग कुछ बनाया तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो इनफोर्स कंप्लीसेंस विथ प्रोमिसेस मेड इन एग्रीमेंट्स, ठीक है। जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं रेरा वाले कि भाई ये देंगे ये देंगे देंगे, उसका जो भी एग्रीमेंट्स है उसको ही आप स्टैंडर्ड मानिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है गाइस? क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट अकाउंटेबिलिटीज अमंग द डेवलपर, एजेंट एंड स्टेक होल्डर। मतलब उनका एक रेपुटेशन बनाइए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, उनका प्रॉपर एक अच्छा सा रिव्यू हो, ठीक है, जिस रिव्यू को देख के लोग डिसीजन ले सकें कि इनके साथ मुझे काम करना चाहिए, इनका प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये पर्सन फ्रॉड तो नहीं है। तो उनका एक जो अच्छे लोग हैं उनके लिए रेरा बहुत फायदेमंद चीज है गाइस, ठीक है, क्योंकि लोगों का डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है रेरा के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। की प्रोविजंस क्या है गाइस? की प्रोविजन मींस, क्या मेरा घर रेरा के अकॉर्डिंग बनेगा? नहीं। ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, कितने होने चाहिए गाइस? 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, या फिर 8 अपार्टमेंट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टेट बिफोर बीइंग लॉन्च। या तो 8 अपार्टमेंट, तो 8 अपार्टमेंट मींस 2 बीएचके 1 बीएचके 3 बीएचके मिला के टोटल 8 हो, ठीक है। तो अगर 8 हैं तो भी क्या बोलते हैं, वर्क हुआ, तभी उस चीज को माना जाएगा। दूसरा चीज, उसमें गाइस देखना है कि 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर एरिया हो, या दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा। Failure to register a project attract the penalty of 10% of total project cost or imprisonment up to 3 years। आपने दिमाग लगाया, आपने अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर नहीं किया, चोरी से प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो अगर आप पकड़े गए तो फिक्स मानिए कि 10% का आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, ठीक है, या फिर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट को रेरा में जरूर रजिस्टर करना है। ब्रोकर एंड एजेंट facilitating sales and purchase of realty project also need to register with RERA। Broker and agent facilitating facilitate sales and purchase of the project of the pro realty projects also need to be registered with रेरा। रेरा के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कौन? जो ब्रोकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो एजेंट्स वगैरह हैं, वो लोग भी रेरा में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर वो आपको सेल कर रहे हैं, पूछिए आप रजिस्टर्ड हैं, अगर हाँ तभी उनको ट्रस्ट करिए आप। अब लोग सर ये रेरा काम कैसे करता है, हम तो पहली बार ये रेरा के बारे में सुन रहे हैं। तो देखो, ऑल बिल्डर्स, जितने भी बिल्डर, ठीक है, ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट अप्रूवल प्लान या अप्रूव्ड प्लान एंड ड्राइंग ऑफ देयर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। चलिए शिव कुमार जी आ गए हैं। तो ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट अप्रूव्ड प्लान, जो आपका अप्रूवल प्लान है वो प्लान को सबमिट करना पड़ेगा, एंड ड्राइंग ऑफ देयर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशंस इफ एनी टू रेरा। जितने भी बिल्डर्स हैं उनको अपना जो अप्रूव्ड किया हुआ प्लान है, जो कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है, उस प्लान को, उस ड्राइंग को अब रेरा को देना पड़ेगा। और रेरा को देने के बाद ये भी दिखिए कि फ्यूचर में मैं ये बनाना चाहता हूँ इसके साथ, उसका भी अप्रूवल ड्राइंग सबमिट करिए। अब वो लोग सर फ्यूचर का भी कैसे पता कर लें? तो नहीं पता करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। मान लीजिए फ्यूचर में आप एक ब्लॉक और बनाना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में आप एक गार्डन बनाना चाहते हैं, अभी आपका अप्रूवल नहीं, आप हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो बाद में क्या समस्या होगी थोड़ी देर में पता चलेगा। एडिशनली builders also need to furnish details of revenue collected, utilization of fund,
कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस सर्टिफाइड बाय ऑथराइज इंजीनियर, मींस कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिल्डर है, उसने कितना पैसा सामने वाले क्लाइंट से उठाया, कितना खर्च किया, कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन क्या दिया कि कब तक वो सबमिट करके दे देगा, प्रोजेक्ट बना के दे देगा, ये सब कुछ उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, मतलब रेरा को बताना पड़ेगा। फर्दरमोर, रेरा also has to ensure publications of information relating to each builder's profile based on track record, letting details, completed project. This is in order to enlighten the home buyers so as to make a informed decision. ठीक है, ध्यान से समझिएगा। Furthermore, RERA also has to ensure the publication of information related to each builder's profile based on track record, lightning details and completed project. This is in order to enlighten the home buyers so as make informed decision. जितने भी क्या बोलते हैं बिल्डर्स हैं, सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाता है रेरा, और ट्रैक रिकॉर्ड बना के अपने वेबसाइट पर अपलोड करता है, जिसको देख के कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट किए, प्रोजेक्ट में लोगों ने उन्हें क्या बोला, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, ये सब कुछ दिखा देता है, जिससे कि आप सोच रहे हैं कि इनके साथ कंस्ट्रक्शन किया जाए या फिर इनका प्रोजेक्ट लिया जाए कि न लिया जाए, आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से उस काम को देख सकते हैं। तो दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। होप सो थोड़ा थोड़ा ब्रेन में जा रहा होगा कुछ नया चीज आपके। आगे चलते हैं गाइस, बायर्स के लिए रेरा ने क्या किया और डेवलपर्स के लिए क्या किया, दोनों के लिए है ना ये, मतलब आप बायर हैं और एक डेवलपर, दोनों के लिए क्या क्या है। तो बायर्स के लिए है कि बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट ऑन रेरा वेबसाइट। ठीक है, आप रेरा के वेबसाइट पर जाके, रेरा हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है, तो रेरा के वेबसाइट पर जाके आप उस प्रोजेक्ट का स्टेटस देख सकते हो। बायर गेन क्लैरिटी ऑन कॉर्पोरेट एरिया, कारपेट एरिया पर क्लैरिटी, मतलब कारपेट एरिया आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा, क्योंकि पैसा रेरा कहता है कारपेट एरिया पे ही आपको देना पड़ेगा। एंड अवॉइड हिडन चार्जेस, कोई भी हिडन चार्ज मत दीजिए, रेरा का कहना है ओनली एंड ओनली आपको जो पे करना है वो किसका देना है गाइस, पे करना है आपको अपने कारपेट एरिया का केवल, ठीक है। अच्छा, डेवलपर के लिए क्या किया उसने, इनकरेज द टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब बिल्डर के ऊपर रूल लगा दिया, इसलिए बिल्डर क्या कर रहा है, टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटीज इन फाइनेंस हैंडलिंग देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब क्या हो गया है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि सारा पैसा एक अकाउंट में रखना पड़ता है बिल्डर को, जिस अकाउंट को बोलते हैं escrow अकाउंट, अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब फाइनल जो पैसे उससे आ रहे हैं उसका टेंशन नहीं है, जो आ रहा है साफ साफ आ रहा है, बस उस प्रोजेक्ट पे लगता चला जा रहा है और जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता चला जा रहा है। रेरा varies by state, as each state in India has its own RERA authority to implement the act locally। ठीक है, हर स्टेट का अपना एक रेरा का रूल है, और वो रेरा का अपना अलग अलग वेबसाइट है जिसपे वो लोग उस स्टेट के अकॉर्डिंग, उस स्टेट के लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करके शो करते हैं। ठीक है, तो बायर्स के लिए क्या किया रेरा ने, उनको गाइस दे दिया कि आप वेबसाइट पर जाइए, सारा कुछ देखते रहिए, क्लैरिटी। दूसरा चीज बायर्स को एक और फायदा दिया कि आपको कुछ हिडन पे नहीं करना है, आप कारपेट एरिया देखिए, जितना आ रहा है उतना पे कर दीजिए। डेवलपर के लिए कहा कि तुम अब टाइम पर तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। दूसरा, फाइनेंशियल तुम्हें प्रॉब्लम नहीं कि तुम एक अकाउंट पैसा उस प्रोजेक्ट का डाल रहे हो, वहीं से निकालो पे करते चले जाओ। रेरा वेरियस स्टेट, ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रेरा अथॉरिटी दे दिया। तो होप ये समझ में आया होगा। अब बोलोगे सर वो जो जहाँ पैसा जमा करते हैं उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट की करेंट अकाउंट, नहीं नहीं, दोनों नहीं बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं गाइस escrow अकाउंट। कई लोग दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो आप चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं, एक बार मैं रिवीजन भी करवाऊंगा पूरा, ठीक है। सेपरेट escrow अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन बाय डेवलपर ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको अपना एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। Minimum 70% of total collected fund for a specific project have to be deposit in that separate account। ठीक है, 70% पैसे उस अकाउंट में रखने पड़ेंगे, जितना भी आपने पाया उसमें से। The future have to be used, sorry, the fund has to be used only for the constructions
और लैंड कॉस्ट परटेनिंग टू द सेम प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ और जमीन आप खरीद रहे हैं वहां आप लगा सकते हैं, या फिर उसी प्रोजेक्ट का मटेरियल वगैरह मंगवा रहे हैं तो बिल लगा के उसका ही पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या बोलते हैं रूल्स हैं स्क्रॉ अकाउंट के। चेंजेस प्रपोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट अप एरिया। ठीक है, बिल्ट अप एरिया को लेके क्या रूल्स बनाया रेरा ने या फिर क्या रूल्स दिए हैं वो भी देख लीजिएगा। इस developer have to be charged buyers only on the basis of carpet area। कोई भी डेवलपर बिल्टअप एरिया बोल के कि ये बिल्टअप एरिया इतना है इसका भी पैसा दो इसका भी पैसा दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया का ही पैसा ले सकता है। Unlike the earlier practice of charging on built-up area, also the Act bar any developer for any project to take more than 10% of total cost of apartment, plot or building as an advance payment without entering into written agreement of sale। 10% तक का वो फंड कलेक्ट कर सकता है बिना किसी पेपर वर्क के। ठीक है जी, तो आपने क्या समझा कि रेरा को कारपेट एरिया पे बेचना है, बिल्टअप एरिया पे, सॉरी, बिल्डर को कारपेट एरिया पे बेचना है और क्या बोलते हैं बिल्टअप एरिया पे नहीं बेच सकता। ठीक है, और 10% तक का कॉस्ट ले सकता है, उसके ऊपर लेने के लिए पैसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसको कि भाई हमने इनसे लिया, कुछ एक ऑथराइजेशन होना चाहिए कि हाँ हम लिया इनसे पैसे। रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफाई और सेंशन प्लान। याद होगा पीछे मैं आपको बोला था ना कि पहले ही बता देना चाहिए रेरा को कि हम एक टावर और बनाएंगे या फिर गार्डन और बनाएंगे, बाद में बताने में क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ देखिए। जो लोग फोकस होंगे उनको याद होगा, अभी जस्ट बताया। एक्ट रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर और प्रमोटर फ्रॉम मेकिंग एनी अल्टरनेशंस और additional to the sanction plan of the apartment building or common areas without written consent of at least two-thirds of alloters of the residential project। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, रूल क्या है। एक्ट रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर और प्रमोटर, उसको रोकता है फ्रॉम मेकिंग एनी अल्टरनेशन, कुछ भी चेंज करने के लिए, और एडिशंस टू द सेंशन प्लान, सेंशन प्लान में कुछ भी छेड़खानी करने के लिए रेरा मना करता है। और बिल्डिंग्स और कॉमन एरिया, कुछ भी कॉमन एरिया हो चाहे बिल्डिंग हो, विदाउट रिटन कॉन्स्टेंट ऑफ, दो तिहाई लोगों से परमिशन लिए बिना, दो तिहाई लोगों से परमिशन लिए बिना कुछ भी छेड़खानी आप उस प्लान के अंदर नहीं कर सकते हैं। करना था तो उसी समय करना था, तो ये रूल लग जाता है आपके पास। ठीक है जी, आप बोलोगे सर कंप्लेन कब हो सकता है रेरा कंप्लेन प्रोजेक्ट। तो a project should have received all required approval before being advertised or sold। ठीक है, a project should have received all required approval before being advertised or sold। ठीक है, बेचने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को रेरा को सबमिट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे हम प्रोजेक्ट लिए हैं, इतना इतना एरिया एंड एवरीथिंग। Informations pertain to sanction, completion timeline and master plan should be disclosed। मास्टर प्लान क्या होता है कई लोग जानते होंगे। मास्टर प्लान मीन्स वो प्लान जिसके अंदर सारी डिटेलिंग्स उस प्लान की रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान आपको रेरा को सबमिट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ कब तक बना के दे देंगे ये भी सबमिट करना पड़ेगा, और सेंशन प्लान आपको सबमिट करना है। तभी आप, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कंप्लेन हो सकती है। सेपरेट escrow account for each project should have to be maintained with 70% fund as advance deposit। जो भी पैसे आए उसका 70% आपको उस अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं रखोगे तो भी कंप्लेन हो सकती है। Each unit should be sold as per carpet area इंस्टेंट ऑफ बिल्टअप एरिया। सबको कारपेट एरिया के हिसाब से बेचना है, बिल्टअप एरिया के हिसाब से नहीं। कई लोग कंफ्यूज होंगे कारपेट एरिया क्या होता है सर और बिल्टअप एरिया क्या होता है, तो भी क्लियर कर देता हूँ। तो गैस बिल्टअप एरिया क्या होता है, पहले कारपेट समझो। कारपेट एरिया मीन्स यूजेबल एरिया, आपके घर के अंदर जितना एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजेबल एरिया। प्लस इनर वॉल्स, इनर वॉल मतलब किचन की वॉल, बाथरूम की वॉल, बेडरूम की वॉल, ये सब क्या हो गए इनर वॉल।
इक्वल टू कारपेट एरिया। फिर से सुनिएगा, यूजेबल एरिया, जिस जिस एरिया को आप यूज करते हो अपने घर के अंदर, प्लस इनर वॉल, क्योंकि अंदर के वॉल पे भी तो आप पोस्टर सब लगाते हो, यूज कर सकते हो, कल को तोड़ सकते हो आप, है ना। तो इक्वल टू आपका हो गया कारपेट एरिया। और उसी कारपेट एरिया में जब आउटर वॉल को जोड़ देते हैं, इज कॉल्ड बिल्ट अप एरिया। फिलहाल इसका लेक्चर कल है, कल हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझने के लिए बता दिया आपको, कारपेट एरिया मतलब यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, और बिल्टअप एरिया मतलब कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल। बस अभी के लिए इतना समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। होम, व्हेन कैन अ होम बायर टेक एक्शन अगेंस्ट अ बिल्डर और डेवलपर। सपोज मैं आपके, आप बिल्डर हैं, मैं आपका प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ, सॉरी आपका एक फ्लैट खरीदना चाह रहा हूँ, मैं कब एक्शन ले सकता हूँ? अगर मुझे पता चला कि द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड विद एडवर्टाइज प्रोजेक्ट विद स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अगर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में आप ऐड नहीं है, मींस आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। दूसरा, द बिल्डर्स हैज प्रेजेंटेड false informations to regulator or contravenes any provision of act, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर रेरा ने को बताया उस बिल्डर ने, और हमें भी उसको गलत इंफॉर्मेशन बताया गया और पकड़े गए वो, तो भी आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। द बिल्डर्स इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग ऑन बिल्टअप एरिया, बिल्डर चोरी से बिल्टअप एरिया पर अगर चार्ज कर रहा है तो भी आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। द बिल्डर्स अलर्ट्स द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स प्लान विदाउट सीकिंग consent ऑफ 2/3 ऑफ alloters ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर बिना 2/3 लोगों से पूछे बिल्डर अपने मन से चेंजिंग कर रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा द बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम, टाइम जो दिया था उस टाइम तक सबमिट नहीं किया प्रोजेक्ट, तो भी कंप्लेन हो सकती है। द अपार्टमेंट और प्रोजेक्ट और बिल्डिंग्स फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन, आज आपको मिल गया, आज से 2029 तक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बिल्डर के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हमने आपको बताया, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड और एडवर्टाइज प्रोजेक्ट विद स्टेट अथॉरिटी, न बिल्डर रजिस्टर्ड है रेरा में, न उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके खिलाफ। दूसरा, गलत इंफॉर्मेशन बता रहा है बिल्डर, मास्टर प्लान कुछ और है और बता कुछ और रहा है, ठीक है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया के नाम से पैसा ले रहा है जबकि कारपेट एरिया से लेना चाहिए, फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। 2/3 लोगों से बिना पूछे अपने मन से चेंजिंग कर रहा है, पूछे इन द सेंस ऑन रिटर्न, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। 5 साल, ओ सॉरी, प्रोजेक्ट का टाइम दिया था, उस टाइम तक प्रोजेक्ट को नहीं सबमिट किया, तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर 5 साल के अंदर उस बिल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। होप थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ होगा रेरा के बारे में। आइए नेक्स्ट और समझते हैं डिटेल में। इफ द होम बायर्स, यानी आप कब, हाउ विल रेरा टेकल द प्रोजेक्ट डिलेस। आप बिल्डर थे या मैं बिल्डर हूं, और मैंने आपको बोला था कि यार मैं आपको नवंबर 2024 तक में प्रोजेक्ट दे दूंगा, और ये लग गया दिसंबर 2024। तब ऐसे केस में, if the home buyer wishes to withdraw the investment, the promoter must return all the fund collected so far along with applicable interest as prescribed under the rules and compensation as arbitrary by executive officers। यानी अगर मैंने आपको नवंबर 2024 में बोला था और मैं अभी तक फुटिंग का ही काम कर रहा हूँ या फिर वॉल का ही काम कर रहा हूँ, तो आप पूरा का पूरा पैसा जितना आपने पे किया होगा मुझे, वो सारा पैसा ले सकते हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 4 साल आपने पैसे मेरे पास रखे होंगे, तब तो मैंने आपको डेट ऑफ पोजीशन दिया होगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट प्लस
वो सारा पैसा आप वापस ले सकते हैं। पहला तो आपके पास ये रेरा ने अथॉरिटी दिया है। दूसरा रेरा ने क्या बोला कि आपने कहा नहीं ठीक है, इफ द होम बायर विशेस टू विश स्टे इन्वेस्टेड, बोलता नहीं यार लोकेशन अच्छा है मैं यही चाहता हूँ, एक आध साल और लेट से ही, द प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिले एज अ कंपनसेशन। अब नवंबर के बाद हर महीने का बिल्डर एक कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ जगहों पे 8% 10% का इंटरेस्ट है, कुछ जगहों पे बिल्डर क्या करते हैं कि उस एरिया में आप कहीं पर भी रेंट पर ले लीजिए घर, तो एक एवरेज में रेंट पे कर देता है। ठीक है, जैसे कहीं पर मान लीजिए एरिया में चल रहा है 15,000 का रेंट, तो आपको 12,000 पर मंथ पे कर देगा। आप तब तक उस जगह पर रह सकते हैं जहां पर भी आपका मन करे, और जब बन जाए तो फिर आप वापस उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिले करने पर आपका फायदा है, आपका नुकसान नहीं होने देता रेरा, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, रूल्स परटेंटिंग टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अब भाई बिल्डिंग है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही, है ना। तो उसके लिए रेरा ने क्या कहा, रेरा ने कहा कि द प्रमोटर, रेरा ने कहा गया द प्रमोटर will have to be rectify any structural defect caused by poor workmanship, गलत तरीके से काम करने की वजह से या फिर क्वालिटी की वजह से और सर्विसेज की वजह से, ब्रॉट इनटू विद इन द 5 ईयर ऑफ डेट ऑफ पोजीशन, 5 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अलॉटर्स नीड नॉट पे एनी एडिशनल चार्जेस फॉर रेक्टिफिकेशन एंड विल हैव टू बी कैरिड आउट विद इन 30 days ऑफ फिलिंग द कंप्लेन। Failure to do so will entitle the allotters will seek relevant compensation as mentioned in the act। यानी आज आपने कंप्लेन किया कि मेरे घर में लीकेज हो रहा है, 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर रेरा को सॉल्व, सॉरी, उस बिल्डर को सॉल्व करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। इन केस 30 डेज में ऐसा हुआ कि आए लोग प्रयास किए, नहीं बन पा रहा है, वो लीकेज पता ही नहीं चल पा रहा है, तो रेरा आपका रूल ये है कि बिल्डर्स आपसे बात करे और एक कंपनसेशन अमाउंट दे कि सॉरी फॉर दैट, इस तरीके से भी लीकेज बंद नहीं हो पा रहा है पूरे बिल्डिंग में, कहीं से भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से हो रहा है, तो आपको एक 5 लाख 10 लाख का कंपनसेशन अमाउंट देगा कि सॉरी फॉर दैट, ये लीकेज को अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेकिन ये अलाउ कब तक है गाइस, 5 ईयर तक ही अलाउ है। ठीक है जी, तो ये आपने समझा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के बारे में। अब बोलोगे सर, विल द अलॉटर्स विल पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट, क्योंकि हर जगह आप क्या कर रहे हो, बिल्डर को ही परेशान कर रहे हो। बिल्डर कब परेशान कर सकता है आपको, ये देखिए, तो बिल्डर तब परेशान कर सकता है इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट फ्रॉम द अलॉटर्स द एक्ट इन फॉर द सिमिलर रिस्ट्रिक्ट एक्शंस। आप टाइम पर ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो सेम एक्शन वो आपके खिलाफ भी कर सकता है। द अलॉटर्स विल बी लाइबल टू पे द सिमिलर मंथली इंटरेस्ट एज कंपनसेशन, आपसे मंथली इंटरेस्ट ले सकता है लेट पेमेंट के रूप में, इफ दे डिफॉल्ट इन द मेकिंग टाइमली इंस्टॉलमेंट, अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे किए तो, एंड कंटिन्यूड वायलेशंस पोस्ट इंश्योरेंस ऑफ द नोटिस गी प्रमोटर, आपको एक नोटिस मिल जाएगा बेसिकली कि भाई आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे हो, और अगर उस नोटिस को भी आपने फॉलो नहीं किया, आप टाइम पर ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या करेगा वो, आपको बोलेगा ऐसा है आप प्रॉपर्टी कैंसिल कर दीजिए, और फिर आपको जो भी आपने पैसा दिया होगा उसमें से बुकिंग एंड इंटरेस्ट दोनों काट लेगा, जो बचा वो पैसा रहेगा आपको दे देगा, बोलेगा आप फ्लैट कैंसिल कर दीजिए। मतलब आपके लिए भी समस्या है, उनके लिए भी समस्या है, और ये अच्छा है। ठीक है, तो विल अलॉटर्स विल पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट, होप ये समझ गए होंगे आप लोग। ये एकदम आपको लेटेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, एस फरवरी 2024 द इम्प्लीमेंटेशन स्टेट ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, उसमें कुछ कुछ नियम मतलब कई जगहों पे फॉलो हुए अक्रॉस द इंडिया स्टेट यूनियन टेरिटरी एज फॉलोज। क्या क्या है गाइस, नोटिफिकेशन ऑफ रूल, कुछ नोटिफिकेशन आया कि ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज have notified RERA rules except the Nagaland where the process is ongoing। कुछ जगहों पे अभी प्रोसेस ऑनगोइंग है, मैक्सिमम जगहों पे रेरा के रूल्स को स्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, स्टेब्लिश ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव established the real state regulatory authorities, among these 27 have set up permanent authorities।
27 में तो एकदम परमानेंट हो गया है। वाइल 5 हैव इंटरवीन अरेंजमेंट, वहां पर केस चल रहा है, मतलब अभी क्या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल आने वाला है, जैसे कि लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम आर एट टू स्टेब्लिश देयर अथॉरिटीज, होप सो कि वहां पर भी जल्दी हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट आप समझ गए होंगे। रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लेंट्स, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है गाइस, अब तक में कितने प्रोजेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अक्रॉस द कंट्री 1,22,553 real estate projects and 86,262 real estate agent have been registered under the रेरा। सोचिए 2016 से कितने प्रोजेक्ट तैयार हुए होंगे अभी तक में जो रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन नहीं है वो सब बिना नॉन रजिस्टर्ड ही चल रहे हैं, ठीक है। इतने लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं और इतने एजेंट्स रजिस्टर्ड कर चुके हैं। एडिशनली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैव बीन रिजॉल्व, इतने कंप्लेन को रिजॉल्व कर चुका है, जिसमें आपका 1,20,605 कंप्लेन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। तो आपको एकदम डाटा मिल गया कि भाई कितने केस सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट में इन समरी, while the majority of state and union territories have made significant progress in implementing RERA, a few are still in the process, अभी कुछ जगहों पे प्रोसेस में है, मतलब फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है fully, and the required regulatory frameworks. So this is the small introduction of RERA। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझिए। आपने यहाँ इस पेज पे समझा कि कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया अभी तक में, कितने एजेंट्स रजिस्टर्ड किए, कितना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुआ, कितने कंप्लेन सॉल्व हुए। यहाँ पर आपने समझा कि रेरा जो है वो कितने स्टेट में लागू हो चुका है, तो फुल्ली कितने स्टेट में, कितने स्टेट में अभी इन टर्म्स में मतलब अरेंजमेंट में चल रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि अगर हम लोग पेमेंट ईएमआई टाइम पे नहीं देंगे तो कैंसिल हो सकता है प्रोजेक्ट, या फिर क्या बोलते हैं नोटिस आ सकता है आपको। यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि अगर 5 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो रेरा हमें बोलता है कि तुरंत आप कंप्लेन करिए, 30 डेज के अंदर कंप्लेन सॉल्व होना चाहिए। नहीं हुआ तो बिल्डर आके आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देगा कि मेरी तरफ से नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। रेरा अगर प्रोजेक्ट लेट, मतलब सामने वाले बिल्डर ने बोला था कि हम 2024 जनवरी में दे देंगे, इन केस वो नहीं दे पाया तो आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दीजिए, सारा पैसा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट आपको वापस। नहीं तो फिर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी मंथ डिले कंपनसेशन अमाउंट ले सकते हैं रेरा से। यहाँ पर आपने पढ़ा कि रेरा के खिलाफ हम एक्शन कब ले सकते हैं, जब वो रजिस्टर्ड ना हो, उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ना हो। फिर आपने पढ़ा कि गलत इन्फॉर्मेशन अगर बिल्डर बता रहा है। फिर आपने पढ़ा कि अगर बिल्टअप एरिया के नाम पे बेच रहा है, क्योंकि बेचना कहाँ है, कारपेट एरिया के हिसाब से, 2/3 लोगों से बिना रिटर्न परमिशन के कुछ चेंजिंग कर रहा है तभी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बिल्डर आपको समय पर टाइम पर आपको अपना फ्लैट या अपार्टमेंट नहीं दे रहा है तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। 5 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस आपने पढ़ा कि जब वो लाइक पूरा उसके पास अप्रूवल ना हो, फिर भी अगर वो कहीं पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो भी उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकता है। उसने मास्टर प्लान डिस्क्लोज नहीं किया, बेच रहा है, तब भी उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकता है। 70% फंड इसको अकाउंट में नहीं रखा तो भी कंप्लेन हो सकता है। फिर आपने पढ़ा कि कारपेट एरिया की जगह पर एक बिल्टअप एरिया पर अगर वो बेच रहा है तो भी कंप्लेन हो सकता है। यहाँ आपने पढ़ा कि रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेंशन प्लान्स, सेंशन प्लान में अगर कुछ भी चेंजिंग करना है विदाउट 2/3 परमिशंस के आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा कि कारपेट एरिया पर, जो कारपेट एरिया है गाइस, उस पर आपको बेचना है, न कि बिल्टअप एरिया पे। यहाँ आपने पढ़ा कि स्क्रॉ अकाउंट रहेगा जिस अकाउंट में 70% फंड आपका कलेक्ट रहेगा, जो उस प्रोजेक्ट का फंड है। एंड यहाँ आपने पढ़ा कि बिल्डर्स के लिए क्या रूल्स है और डेवलपर्स, सॉरी बायर्स और डेवलपर के लिए क्या रूल है। बायर्स को ट्रांसपेरेंसी मिल सके और वेबसाइट पर सारा डिटेल देख सके, कारपेट एरियाज लाइक एंड एवरीथिंग। डेवलपर टाइम पर काम करे, अथॉरिटीज पे वो उसका प्रोफाइल अच्छे से दिखाया जाए जिससे कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर देखा आपने कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रेरा के पास रहेगा। उसके अलावा आपका पैसे का जो भी कलेक्शन है वो भी रेरा को पता रहना चाहिए। अप्रूव प्लान आपका रेरा के पास होना चाहिए। आपका अगर एरिया 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर या फिर 8 अपार्टमेंट है तभी आपको रजिस्टर करना है, उसके नीचे नहीं। लेकिन उसके ऊपर कंपलसरी है, नहीं तो 10% की पेनल्टी या फिर 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर पकड़े गए तो। चाहे आप ब्रोकर हैं चाहे एजेंट हैं, सबको रेरा में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है।
किसके लिए रेरा बनाया गया? प्रोटेक्ट द होम बायर्स, खरीदने वालों के लिए, ट्रांसपेरेंसी हो सके, रिड्यूस द फ्रॉड, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए। कब ये रेरा का रूल लागू हुआ गया? 2016 में ये स्टार्ट हुआ, 10 मार्च 2016 को ये मीन्स राज्यसभा में पास हुआ, 15 मार्च को लोकसभा में, और 1 मई 2017 को पूरे कंट्री में लागू हुआ। पूरे कंट्री सेंस पूरी तरीके से फॉलो होना स्टार्ट हुआ। तो दिस इज द थिंग्स वी लर्न अबाउट द रेरा। अब आप कमेंट करके बताइए कुछ नया सीखने को मिला या फिर आपको सब पहले से पता था। ठीक है, कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं, मीन्स आपके क्वेश्चंस भी बताते हैं। ठीक है, कुछ नया मिला आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। चलिए, गुड इन्फॉर्मेशन मिला इनको, वेरी गुड। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइस आपके डाउट्स पे रिलेटेड टू रेरा। ठीक है, रिलेटेड टू रेरा अगर कोई डाउट है आपको, एक बार मैं देख लूँ सबके असाइनमेंट्स आ गए क्या। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो आमिर का क्वेश्चन दिख रहा है। यस आमिर, हैंड रेज किया आपने। गुड इवनिंग सर। सर ये कारपेट एरिया पे हम इंक्लूड क्यों करते हैं, हम बिल्टअप एरिया पे क्यों नहीं भेज सकते? मीन्स कारपेट एरिया पे क्या नहीं कर सकते? सॉरी, फिर से बोलना। इसको मतलब क्यों नहीं भेज सकते कारपेट एरिया पे ही, मतलब हाँ बिल्टअप एरिया पे, जबकि बिल्टअप एरिया ज्यादा है और कारपेट एरिया लेस आता है। हाँ हाँ, तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि रेरा कहता है कि क्या बोलते हैं, जैसे आपने बालकनी है ना, आपके घर में बालकनी है, तो रेरा कहता है कि बालकनी जब तक क्लोज नहीं है, सपोज मैंने अपने प्लॉट पे यहाँ से मैंने 5 फीट की बालकनी निकाल दी, है ना, ओके। अब 5 फीट में नीचे जमीन थोड़ी दे रहा हूँ तुमको, सिर्फ 5 फीट हवा में दे रहा हूँ, समझ रहे हो? अब मैंने बोला इस 5 फीट, क्योंकि बिल्डअप का मतलब वो भी आ गया 5 फीट, अब ये 5 फीट बाई 10 फीट 50 स्क्वायर फीट हो गया, है ना, 50 स्क्वायर फीट, और मेरा रेट जो चल रहा है वो है 50,000 रुपये स्क्वायर फीट, समझ गए? तो अब मैं ये पैसा एक्स्ट्रा ले लिया तुमसे मैंने, फिर मैंने क्या किया, एक बालकनी दूसरे साइड निकाल दिया, उसका भी पैसा ले लिया मैंने तुमसे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे तुम्हें जमीन मिल भी नहीं रही है, हवा का पैसा मैंने ले लिया तुमसे। तो रेरा कहता है ऐसे नहीं चलेगा, इसको क्लोज जब तक नहीं करोगे तब तक कि तुम्हारा नहीं माना जाएगा। अब क्लोज करने के लिए नीचे कॉलम चाहिए, समझ गए? और नीचे कॉलम चाहिए मतलब स्पेस तुम दिखाओगे और ऑथराइजेशन को कि भाई ये यहाँ कॉलम आगे आया हुआ है, इसके नीचे बालकनी है, तो अब उसका स्पेस का तुमको पैसा देना पड़ेगा। जब स्पेस का पैसा दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए कि नहीं ये चीज? यस यस। ठीक है, ये थैंक तो यू। ऐसे बहुत फ्रॉड करते थे लोग। तो उस फ्रॉड को जैसे कि क्या होता था कि जैसे कि डक की बालकनी है, अब वो बालकनी में डक का एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए, लोग क्या करते थे उसको जोड़ लेते थे और उसका भी पैसा ले लेते थे, बट डक तो कॉमन है ना, उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। एंड नूब गेमर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस गेमर साहब बताइए। गैस कोई लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी आपके असाइनमेंट्स भी चेक होंगे, प्लस कल क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। आज तो असाइनमेंट इजी है मुझे पता है, बट कल से असाइनमेंट्स आपका थोड़ा होगा ऊपर वाला। एंड क्या बोलते हैं, फरहान कुछ पूछना चाह रहे हैं? फरहान बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। 500 स्क्वायर मीटर जो अपना ये है क्राइटेरिया है, उसमें मान के चलिए सर, अगर फ्लोर टू फ्लोर कर लेंगे, मान के चलते हमारा 1500 स्क्वायर फीट का है, अगर हाँ 3 फ्लोर 4 फ्लोर करके हम 500 स्क्वायर मीटर अगर हम कर ले उसको, हाँ तो हाँ, उस कंडीशन में भी रेरा एप्लीकेबल है? यस यस यस, ऑफ कोर्स उसमें दिया ना 8 अपार्टमेंट। अच्छा। हाँ, तो 8 अपार्टमेंट में आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके। ठीक है, चलेगा। एंड मोमिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मोमिन बताइए। जी, मुझे जानना था सर, जैसे पर्सनल अगर कोई अपना घर बना रहा हाँ है हाँ, G+4 या ऐसा, तो उसमें तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं वो नहीं अपने खुद के रहने के लिए बना रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल तो नहीं, बेचना तो है नहीं। वो ये सेलिंग के लिए है, मतलब ये तो फ्रॉड से रोकने के लिए। अब आपका घर ही तो क्या फ्रॉड करोगे उसमें? ठीक है, तो हाँ। उसके लिए एंड आपका कभी ऑथराइजेशन जरूरी ऐसा है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये बोल के बना दिए कि हाँ हमारा घर है, बट बाद में उसको बेच दिया किसी और को, और रेरा नहीं, पे रजिस्टर में, ऐसा भी हो देखो, सकता है क्या? जो घर होते हैं वो 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर बनना बहुत रेयरेस्ट केस में होता है। ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा पैसे हैं तभी 500, और 500 के ऊपर तुम्हारा घर भी है तो भी तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है, रजिस्टर तो करना पड़ेगा। हाँ, फाइव एंड हंड्रेड के ऊपर तो ये घर नहीं बना। लोडिंग लोडिंग फैक्टर का कुछ रहता है सर, वो बेचने के टाइम पे वो क्या रहता है, आप कुछ बताएंगे? लोडिंग फैक्टर का थोड़ा एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता शायद। वो मतलब लोडिंग फैक्टर भी देखते हैं जब वो परचेसर जो रहते हैं ना, तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैंने सुना है ऐसा, तो लोडिंग फैक्टर कुछ रहता है।
किस चीज को लोडिंग, कोई समझ पा रहा है बता सकता है, बट मैंने सुना नहीं ऐसा कुछ। मैं एक बार आपको मतलब क्लियर एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो मैं देखता हूँ। हाँ, बिल्टअप के बारे में हो सकता है, हाँ आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज ले लेना, हाँ, जिससे कि आप एक्सप्लेन करो तो मुझे भी इजी हो जाए समझने में, है ना। ओके। चलेगा। एंड रेड्डी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस रेड्डी पूछिए, फिर हम लोग असाइनमेंट्स पे चलते हैं। सर am I audible? यस यस यू आर। सर ये डिमोलिशन पीरियड होने के बाद कुछ लैंड शेयर देता सर कस्टमर को? हाँ, जितना परसेंट एरिया आपका आ रहा है उतना परसेंट एरिया आपका रहेगा, उसको जब भी बनेगा उतना परसेंट एरिया आपको मिल जाएगा एज ए कंपनसेशन। ठीक है, जैसे कि वो हाइटेड बना रहे हैं तो उतना आपको बना के बाकी आप ऊपर वो यूज कर सकते हैं, समझ गए। जैसे कि अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, तो उनका अभी 600 स्क्वायर फीट का जगह है, ठीक है। अब उनका डिमोलिश पे जा रहा है। अब जो वहां पर बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग बन रही है 3 BHK जो बन रहे हैं, वो 800 स्क्वायर फीट के 3 BHK बन रहे हैं वहां पर पूरे। तो उन्होंने क्या किया, 600 तो उनके पास है, उन्होंने 200 स्क्वायर फीट का पैसा देके 800 स्क्वायर फीट का 3 BHK ले लिया, समझ रहे हैं ना। तो वो 200 स्क्वायर फीट का उनको केवल चार्ज देना पड़ा, बाकी चार्ज उन्हें नहीं देना पड़ा बेसिकली। ठीक है सर, फिर से बिल्ड करके देता सर हमारे को बिल्डर? हाँ, फिर से बिल्डर बना रहे हैं, बट बिल्डर अब क्या कर रहे हैं, अभी तक उनकी बिल्डिंग थी G+5, अब बिल्डर बना रहे हैं उसको G+20। हम्म। तो बिल्डर का फायदा क्या हो रहा है, उसके ऊपर का सारा पैसा बिल्डर का रहेगा, इनसे कोई चार्ज नहीं है। इनका जो 200 इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है उसका इन्हें पे करना है बस। ठीक है ठीक है। ओके जी। गाइस अभी यहाँ पर आज आपके लिए टास्क क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। आज आपको पेज नंबर 2 पर आना है। कहाँ आना है गाइस, पेज नंबर 2। और आज की ड्राइंग आपकी थोड़ी सी हालत खराब करेगी क्योंकि मेहनत लगेगा इसमें। एक ड्राइंग ये बनाना है आपको, एक ड्राइंग ये चाय की केतली बनानी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ट्राई करने से पहले हमारा स्ट्रॉन्ग सेशन रहेगा कि लेक्चर 2 को जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर 2 को वॉच के बिना अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो लेक्चर 2 को वॉच करके ये और ये प्लस एम कैड में पेज नंबर 2 उसमें भी, जो नहीं बनेगा टेंशन मत लीजिएगा, गलत बना के भेज दीजिएगा, सही हम बना के दिखा दे। लेकिन गलत बना के आप नहीं लाएंगे तो मैं सही नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, इस ये बनाना है आपको, ये बनाना है, ये और ये। तो ये लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग से काम करते आइए। ये छोटे छोटे 4 ड्राइंग्स है और 2 ड्राइंग ये है, तो टोटल 6 ड्राइंग है। बट ये 6 ड्राइंग्स, अभी देख आप सोचेंगे सर इसका व्यायाम से क्या ले रहे हैं, इससे इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होगी आपकी, क्योंकि इसको बनाने के लिए ये रेफरेंस है, बहुत सोचना पड़ेगा आज आपको, ठीक है। तो ये सोचेंगे जब आप, तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उससे हम लोग को विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो आज आपको ये बनाना है, ये लेक्चर 2 को वॉच किए बिना नहीं बनाना है, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो दो ड्राइंग हो गए। अब आज आपका टास्क है, बट आज मुझे नहीं लगता आपको टास्क में कुछ खास प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आज का टास्क तो बहुत इजी था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विशाल। जैसे इन्होंने नाम सेव किया ऐसे नाम से ही सेव करना है गाइस। नमेश शर्मा जी ने भी बना लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इजी है आज का, तो मजा आ गया आप लोग को, इजी इजी। आज बनाइए तब मजा आए। बिरजू जी ने बना लिया है, वेरी गुड बिरजू, बहुत बढ़िया, ठीक है। डे 1 आपको इजी क्यों दिया जाता है गाइस, जिससे आपका हाथ बैठे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। विधि जी ने बना लिया, वेरी गुड विधि, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओवेस जी ने बना लिया है, ओवेस जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए गाइस, जिन्होंने नहीं बनाया, चलिए किसी का लैपटॉप रीजन है तो एक मैटर नहीं करता, बाकी कोई रीजन है तो गलत बात है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस गुरुकुल का पूरा रूल है और इसी से आपका ग्रोथ है। वेरी गुड गीतांजलि। फरहान जी ने बना लिया है, वेरी गुड फरहान। एक लोगों ने पीडीएफ शेयर किया था, पीडीएफ नहीं करना है गाइस, ठीक है, आपको ऐसे डिटेलॉजी ही भेजना है। योगेश जी आपने बना लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समीर पाटिल जी ने बना लिया, वेरी गुड समीर पाटिल, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है आपका, ये 120 नहीं है, ये 80 है, केवल ये 120 था। देखो इसको ऐसे बनाना था, सभी लोग देख लेंगे। इसका स्ट्रेट जो है वो 120 है केवल, आगे ऊपर जाना है, ऑर्थो ऑन करके जाना है। कितना जाना है ऊपर, 80। आपने देखा हो सारे स्पैन 80 ही है, केवल बीच नीचे का और ऊपर का वो है,
80, टैब टैब बटन यूज करिए, कैप्स लॉक ऊपर वाला, एंगल 30, ऐसे। फिर ऊपर जाना है कितना, अगेन 80, फिर से 80, बट एंगल कितना गाइस, आप लोगों को वर्कबुक में याद होगा 150। फिर से आना आपको 120, केवल यही 120 है बीच वाला, ठीक है। फिर से जाना है आपको, कितना जाना है गाइस, 80, टैब 180 तो पूरा ऊपर का है ही, 180 प्लस नीचे आना है 30, तो कितना हो गया 210, 210। खूब समझ में आ रहा होगा, 180 तो सामने है, 30 नीचे, तो 210। फिर नीचे आ जाइए 80, फिर इसको मिला दीजिए, बस इतना ही करना था। इसको सेलेक्ट करके, कल आपको एक कमांड बताया था मैंने पीडीएफ में, जे इंटर, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। सबको अंदर लेके आना है कितना, 40। यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड होती है गाइस, इस ऑफसेट कमांड से आप लाइन से बना सकते हैं फिर से, बट टाइम समय लगेगा, समय बचाने के लिए ऑफसेट कमांड ले लीजिए, क्लिक करिए बाहर, अंदर की तरफ माउस रखिए, कितना 40, ये देखिए रेडी, बस इतना ही केवल करना है, ठीक है। तो बन जाएगा समीर जी। बाकी आमिर जी ने बना लिया, वेरी गुड आमिर। ये देखिए जैसे ये किसकी ड्राइंग है ना, तो ऐसे नहीं बनाना, देखिए इन्होंने नाम नहीं लिखा अपने ड्राइंग का, तो अपने ड्राइंग का नाम लिखना है, कहाँ से, जो लोग नहीं जान रहे हैं सेव एस पे तो जाना है। मैंने नाम नहीं लिखा था, हाँ मैंने बनाया, नाम नहीं लिखा अब था। हाँ आगे से लिख देना क्योंकि नाम हाँ। जरूरी है, ठीक है मोमिन। ओके, चलिए बाकी लोगों ने बना ही लिया है। आज की ड्राइंग में मुझे पता है कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाली किसी को, कल की ड्राइंग में तकलीफ आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर 2 को बिना वॉच के बनाएंगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी, तो लेक्चर 2 सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ। कई लोगों ने ड्राइंग नहीं भेजा हुआ है। अभिषेक पांडे जी, आपका कोई प्रश्न भी है, और आपका ड्राइंग भी नहीं दिखा मुझे, पीडीएफ मुझे एक लोग का दिखा था, वो मैंने देख लिया था। तो ड्राइंग मैंने भेजी है सर। ड्राइंग आपने लिखा था जैसे मैंने बताया, बैच का नाम अक्टूबर ऐसा करके। यस सर, वो लिखा था, सब्जेक्ट में डाला था सर। नाम ने अपना नाम ने डाला सर, बस वो सब्जेक्ट में डाल दिया था, ईमेल करके कहूँ। नहीं मुझे दिखा नहीं यार, फिर ईमेल आईडी आपकी गलत हो सकती है, देखिए आपका नाम सही डाला है मैंने। यस सर, ये अभिषेक। देखिए, ये मैंने ड्राइंग खोला था ये वाला। प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पर ना फाइल का नाम, अपना नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। आगे से याद रखिए, मैंने देखा है आपका ड्राइंग, इसमें अपना नाम डालिए, ठीक है। बाकी ओके ये सही है, सब्जेक्ट सही है आपका। चलिए, और कोई प्रश्न है आपका। यस सर। नहीं, इनका अभिषेक का कोई प्रश्न है तो पूछ ले, फिर बीरा सर। जाओ। बिल्डर्स और डेवलपर्स में क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, बिल्डर्स डेवलपर तो एक ही होता है। डेवलपर मीन्स जो डेवलपमेंट करके देता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स क्या करते हैं, खुद नहीं बनाते, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं जो डेवलप करके दे, तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन करके देगा। अभी बिल्डर क्या करेगा, अपना नाम लगा के सेल करेगा, ठीक है। ऐसा भी कई बार होता है, जैसे कि एक कंपनी है, एक ब्रांड है बहुत फेमस है, पुणे वाले लोग जानते होंगे, विजय सिरके। अब वो क्या करता है, विजय सिरके कुछ बनाता नहीं है, मतलब कुछ जगह बनाता है, मैक्सिमम जगहों का मैं बताता हूँ। डिजाइन करने के लिए एक फर्म हायर कर लिया, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक फर्म हायर कर लिया, बेचने के लिए एक फर्म हायर कर लिया। अब क्या हो गया, डिजाइन कोई और करेगा, बनाएगा कोई और बेचेगा कोई और लोगो लगा रहेगा विजय सिरके, ठीक है। तो ऐसे में जो डेवलपर होते हैं वो बना लेते हैं, जो बिल्डर होते हो, अब विजय सिरके बहुत बड़े बिल्डर है, बहुत रेपुटेटेड है पुणे में, तो वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। सर, डेवलपर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी और डिजाइन कंपनी और जो